हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 26 मई वाली डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड आप लोग डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पॉलिटी के जो लेक्चर सीरीज है उसे रेगुलरली डाला जाए, यानी कि 1 या 2 डेज के ऊपर डाला जाए। तो मेरी प्रयास रहेगी कि 1 या 2 डेज में आपका 1 या 2 वीडियो लेक्चर सीरीज पॉलिटी के ऊपर आपका कवर अप कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर पॉलिटी कवर हो जाता है तो मैं ज्योग्राफी के भी सीरीज को लॉन्च कर दूंगा और काफ़ी ये आपको बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें, सो दैट मैं यूं ही आपके लिए, आपके मदद के लिए वीडियोज लाता रहूं और आप अप्रोक्स कह सकते हो कि जो ज्ञान आपको हासिल करनी है। मैं हमेशा याद रखना, बार बार मैं फोकस करता हूँ, फैक्ट से ज़्यादा आप समझने पर कोशिश करोगे तो भले ही आपको समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप उस चीज को समझ गए तो अल्टीमेटली जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। हमेशा याद रखना, फैक्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्षण भर होते हैं, कुछ ही समय तक याद रहेंगे, लेकिन एक बार कंसेप्ट आपने समझ लिया तो ये लंबे समय तक याद रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल सर्कुलर इकोनॉमी के टॉपिक पर डिस्कशन किया था और अगर आपने उसे अच्छे से समझा होगा, मेरा गारंटी है कि आप कभी भी सर्कुलर इकोनॉमी पर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके प्लस और माइनस और उसके सिग्निफिकेंस ये सब लिख सकते हो, भले ही आपने कम ही पढ़ा हो। सो हमेशा याद रखना, डोंट गो बाय फैक्ट्स। और फैक्ट डेफिनेटली जब आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो वो फैक्ट्स आपके रटा जाएंगे और वो सारे फैक्ट्स आपके कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंस एंड में जरूर इस्तेमाल होंगे। तो हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स के लिए आप फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेंस के लिए वंस यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। और यूपीएससी बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जरूर डालती है जो आप कंसेप्ट के आधार पर आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर कुछ भी बेसिकली आपने अगर पढ़ा हो उस टॉपिक के बारे में। सो ये बातें याद रखना। एंड अल्टीमेटली मैं आपको लेक्चर सीरीज प्रदान कर ही रहा हूँ एंड यू कैन वॉच इट एंड बेनिफिट इट। बट हाँ, आप सपोर्ट कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, सो दैट इट कैन रीच टू मोर एंड मोर पीपल हु नीड हेल्प। सो द फर्स्ट डिस्कशन इज अबाउट पेरोल डाटा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से आई है। इसमें यह बताया गया है कि फॉर्मल जॉब क्रिएशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप ये देखो, जब भी हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की तो आपने पढ़ा होगा अपनी इकोनॉमी में, देयर इज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, या फिर इसी का दूसरा नाम आपका ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर इनऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो लॉजिकली आप समझ सकते हो फॉर्मल का मतलब क्या हुआ। फॉर्मल का मतलब ये हुआ जहां पर नियम कानून लगती है, जहां पर आपका जो पेरोल है या फिर जो पीएफ अकाउंट है ये सब आपको प्रदान किए जाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हो कि फिक्स ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, फिक्स टाइमिंग होगी, सैलरी फिक्स होगी, है ना, सब कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर बांधित होगी। लेकिन यही अब अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो इनफॉर्मल सेक्टर में आपका क्या होगा कि जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, है ना, कोई नियम का पालन नहीं, जो आपका ऑनर होती है उसी की मनमानी चलती है, कितने समय तक काम करना है कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई इन्वायरमेंट नहीं जहां आपके जो वर्कर्स है उसका डेवलपमेंट हो सके, उसका स्किल डेवलपमेंट हो सके, वहां ट्रेनिंग हो सके। इस प्रकार की चीजों की कमी आपको देखने को मिलेगी और ये डाटा बेसिकली अच्छी बात है। यहाँ पर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बढ़ोतरी की बात कही गई है जॉब क्रिएशन में। तो ये जो पेरोल डाटा है फ्रॉम द मोस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसमें हायर नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हुए हैं अंडर द एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड द नेशनल पेंशन स्कीम मार्च में, जबकि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं फरवरी में भी उतना ही आपका इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। तो बात करते हैं, क्योंकि मेंस के लिए आपको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। यहाँ पर आप कह सकते हो कि दैट टाइप ऑफ वर्क जहाँ पर आपका प्रोटेक्शन दिए जाते हैं वेरियस लॉज के माध्यम से, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होती है एलोंग विद अदर राइट्स होती है। और न्यूज या फैक्ट्स आपको जो याद रखने हैं जो आप यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जो हायर नंबर ऑफ फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुई हैं मार्च में, डिस्पाइट की फ्रेश लॉकडाउन से सेवरल स्टेट में लॉन्च किए गए थे, लगाए गए थे, है ना। तो एक अच्छी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि फॉर्मल जॉब्स, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज जॉब्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर फॉर्मल जॉब्स। फॉर्मल जॉब्स समझ सकते हो कितनी कठिन तरीके से मिलती है, और अगर मिल रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव न्यूज है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, तो आप डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के डाटा को देख लो। इसमें कहा गया है कि जो इंट्रोडक्शन है जीएसटी का, along with digitization of payment, direct benefit transfer of subsidies या स्कॉलरशिप या वेजेज, ये सब के सब आपके बैंक अकाउंट में जो दिए जाते हैं, प्लस जन धन अकाउंट, ये सब कहीं ना कहीं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में मदद कर रही है ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो वेरियस इनिशिएटिव, चाहे वो आपका टैक्स रिफॉर्म हो, चाहे आपका डिजिटाइजेशन हो, चाहे आपका डीबीटी हो, है ना, इन सब के माध्यम से
जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में सहूलियत या फिर मदद मिल रही है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के वेरियस प्रोग्राम जो स्टार्टअप्स के लिए लाए गए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ना, एज वेल एज आपका स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, ये सब के कारण स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया था। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो जब स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, गवर्नमेंट हैंड होल्ड करेंगे स्टार्टअप्स की, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो फॉर्मल सेक्टर में आ सकती है ना। प्रमोशन किया जाएगा, इनको फॉर्मलाइजेशन होने का सपोर्ट दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। एंड वी हैव द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020 जो स्पेसिफिकली सोशल सिक्योरिटी नेट इनफॉर्मल लेवल्स के लिए एक्सटेंड करता है। अब ये सोशल सिक्योरिटी नेट का मतलब क्या हुआ? एक नेट है, सिंपली कह सकते हैं, जहां पर जो वर्कर्स है उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आपको कोई आपका लोन लेना चाहते हो तो उस प्रकार की फैसिलिटीज प्रदान करी जा सकती है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि समाज में जो व्यक्ति है उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए। वो सिक्योरिटी आपका हेल्थ सिक्योरिटी हो सकता है ना। तो इस प्रकार की आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आती है। एंड अलोंग विथ डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन लिमिट्स अंडर द ईएसआई स्कीम, और ईएसआई की बात हमने करी भी है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, इसकी जो स्कीम है इसमें कंट्रीब्यूशन लिमिट्स को कम किया गया है, विच इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स वर्क करते हैं अंडर द ईएसआई एक्ट 1948 फ्रॉम 6.5% टू 4%। तो ये आपके चेंजेस किए गए हैं ना। तो ये डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन लिमिट का मतलब समझ रहे हो क्या है? जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स, आपको पता है, कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे को, सो दैट बाद में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अवेल की जाए, है ना। तो इसमें क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन को कम किया गया। कंट्रीब्यूशन को कम किया जाएगा तो इसका मतलब लोग चाहेंगे कि, या फिर जो कंपनी है वो चाहेगा कि वैसा आप फॉर्मल में आ जाए, फॉर्मलाइजेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कम है ना। अदरवाइज यही समझ लो आप, कंट्रीब्यूशन अगर 10% बढ़ाकर कर दिया जाता तो कौन सी कंपनी बोलती है कि भाई साहब हमें फॉर्मलाइजेशन होने, क्योंकि उनको तो लॉस हो जाएगा, इनको तो देना पड़ेगा आपको शेयर टू द एम्प्लॉयर्स, है ना। तो इसीलिए आपका ये बेनिफिट कर रहा है। सो अगर हम बात करें फॉर्मलाइजेशन होती है इकोनॉमी में, तो क्या इसके सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो पहली बात तो ये कि जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, यानी कि इंप्रूविंग द जॉब सिक्योरिटी, जहां पर बेटर क्वालिटी जॉब एंड हायर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है ना। क्वालिटी यहाँ पर आ जाएगा। जब भी हम फॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी टर्म आपको हमेशा याद रखना है, कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। क्वालिटी प्लस प्रोडक्टिविटी। एंड टैक्स बेस जो है वो बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा? जब फॉर्मलाइजेशन होगा तो वेरियस कंपनी जो है वो आपका टैक्सेशन के दायरे में आएंगी, तो कहीं ना कहीं टैक्स बेस बढ़ने की संभावनाएं हो जाती है। तो वी विल बी हैविंग द हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जीडीपी के कंपैरिजन में टैक्स कलेक्शन जो है वो हाई होगा, है ना। भारत में टैक्स टू जीडीपी रेशियो वैसे भी कम है, अराउंड 15% ऑफ द जीडीपी आपका टैक्स बेस है। एंड एसेस टू फॉर्मल कैपिटल एंड लैंड फॉर एमएसएमई, ये सब मिल सकते हैं। अलोंग विद रिजिलेंस हमारी इकोनॉमी की बढ़ सकती है, क्योंकि अगर डिजास्टर हो जाती है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन झेलता है? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आप अभी देख लो, ये जो आपके कोविड-19 आए जिसके कारण लॉकडाउन हुए हैं, भले ही आपके फॉर्मल कंपनीज को भी कुछ परेशानी आई होगी, लेकिन जब से सबसे ज्यादा खराबी या दिक्कतें किनको आई है? इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आई है ना। तो अगर फॉर्मलाइजेशन होता है तो रिजिलेंस बढ़ सकती है इकोनॉमी में, कंपनीज की, इंडस्ट्रीज की, टू डिजास्टर्स एंड पैंडेमिक लाइक कोविड-19। सो ये हमने न्यूज़ कवर करी डिटेल में अबाउट व्हाट डू मीन बाय फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव चलाई जा रही है, एंड इंपॉर्टेंस क्या है फॉर्मलाइजेशन का, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए अगर बोला जाए क्या याद रखना है? ईएसआईसी यानी कि आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, प्लस जो दूसरा है आपका नेशनल पेंशन स्कीम, इन दोनों के बारे में आप 5 पॉइंट्स याद रख लेना। किसके अंतर्गत आती है, क्या वर्क है इसका, क्या ये स्टेटूटरी है या फिर आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है, कुछ इस प्रकार से आप अगर ये याद रख लेते हो तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होगा प्रीलिम्स में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। मैं बार कहता हूँ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, बिकॉज ये कोई गारंटी नहीं है कि जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक्जैक्टली मैच करेंगे आपके नोट से, वहां पर आपका एलिमिनेशन टेक्निक ही काम करेगा। So let's move to the next news without delaying. Ministry of Power decide to set up a national mission on use of biomass in coal-based thermal power plant. तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो मिशन है नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? तो अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स से। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ को फायरिंग फ्रॉम प्रेजेंट 5% टू हायर लेवल्स, है ना। तो 5% जो अभी को फायरिंग होती है उसको बढ़ाकर और आगे किया जाएगा, यानी कि शेयर जो है 5% से आपका मोर किया जाएगा। एंड साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क एक्टिविटीज को प्रमोट किए जाएंगे इन द बॉयलर डिजाइन, सो दैट हायर अमाउंट ऑफ सिलिका अल्कली जो बायोमास पैलेट्स में पाए जाते हैं उनको डील किया जा सके। साथ ही साथ जो आपका ओवरकमिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स इन सप्लाई चेन, यानी कि जो सप्लाई चेन की दिक्कतें आती है, सप्लाई चेन यानी कि आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए होती है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, उसमें जो कंस्ट्रेंट आती है, तो कहीं ना कहीं जो आपका बायोमास है
वो आपका एक प्रकार से सप्लाई के रूप में काम करेगा, है ना, अल्टरनेटिव के रूप में काम करेगा, सो दैट आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। एंड साथ ही साथ कंसिडर द रेगुलेटरी इश्यूज इन बायोमास को फायरिंग, है ना, रेगुलेटरी इश्यू जो भी दिक्कतें आती हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं को फायरिंग बायोमास का क्या मतलब होता है। नाम से ही पता चल रहा है को फायरिंग बायोमास। इसमें हम क्या करेंगे, नाम समझ रहे, कोल फायरिंग बायोमास, यानी कि इसमें बायोमास जो भी होते हैं, बायोमास यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक मैटर जैसे ट्रीज हो गए या फिर आपके जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए वो सब आपके बायोमास हो जाते हैं ना। तो बायोमास को बर्न किया जाता है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में अलोंग विथ कोल, दैट मींस कोल फायरिंग, को फायरिंग जिसको कह सकते हो। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रिकॉग्नाइजेज बायोमास को फायरिंग एज ए कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये अच्छे से याद रखना है, यूएनएफसीसी जो है आपका बायोमास को फायरिंग को कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी माना जाता है। कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है वो आपका कार्बन ना ही इमिट होगी ना ही आपका बेसिकली एडिशनल क्रिएशन होगा इसका, है ना, इसीलिए इसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, यानी कि वैसी टेक्नोलॉजी जो आपका एक्स्ट्रा कार्बन ऐड नहीं करता है। और जाहिर सी बात है जब एक्स्ट्रा कार्बन ये आपका प्रदान करता ही नहीं है, ऐड करता ही नहीं है, तो ये आपका कार्बन इमिशंस को मिटिगेट करने में सक्षम होगा फ्रॉम द कोल बेस्ड पावर प्लांट। एंड को फायरिंग प्रोवाइड्स मेनी एडवांटेजेस कंपेयर विद द पावर प्लांट, जिसमें आपका 100% बायोमास बर्निंग होती है। जैसे आपका लोअर कैपिटल कॉस्ट हो जाएंगी, हायर एफिशिएंसी देखने को मिलेंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ सकती है, लोअर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी लगेगा, टू द लार्जर साइज एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है हमारे कन्वेंशनल कोल पावर प्लांट, है ना। तो इसमें एडिशन ही है ना, कोई सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, एडिशन हो रहा है तो बेनिफिट्स नहीं होंगे। बेनिफिट जनरली आप ऐसे क्वेश्चंस के बेनिफिट्स आप अपने से भी लिख सकते हो। क्या होगा जब भी आपका थर्मल पावर प्लांट या कोई पावर प्लांट के बेनिफिट्स पूछे जाएंगे तो आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है, यहाँ पर आपको खुद लिख देना है लोअर कैपिटल कॉस्ट, हायर एफिशिएंसी। अगर चैलेंज पूछा जाएगा तो याद रख लेना हायर कैपिटल कॉस्ट, है ना। और आपके जो बेनिफिट पूछे जाएंगे, तो जो बेनिफिट्स पूछे जाएंगे वो आप लिख सकते हो, और जो आपके नेगेटिव पूछे जा सकते हैं वो आप थिंक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज के नोट बनाने हैं, है ना। जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गए, इसी प्रकार से आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट हो सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके कॉमन हो जाएंगे। हाँ, कुछ एडिशन हो सकते हैं, कुछ सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स आपके कॉमन हो जाएंगे। और जो पॉइंट्स आपके कॉमन हो गए तो सिंपली आप समझ लेना कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि कुछ भी जो फैक्ट्स आएंगे कि हमारे देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी की शेयर कितनी है, या फिर आपका कोल पावर प्लांट से कितना CO2 इमिशन होता है, ये सब डाटा अगर पता होगी तो आप आसानी से, हम कह सकते हैं आप आसानी से क्वेश्चंस की आंसरिंग कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस क्या होगा आप ही सोच के देखो। एयर पोल्यूशन जो बढ़ते जा रहे हैं उसको कम करने में मदद किया जाएगा, और एयर पोल्यूशन कम करने में जो आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा फार्म स्टेबल। और फार्म स्टेबल मतलब समझते हो, खेतों में जो क्रॉप रेसिड्यू बच जाते हैं वो आपके फार्म स्टेबल हुआ। अब बायोमास का तो मतलब वन ऑफ द कंपोनेंट इज फार्म स्टेबल। तो फार्म स्टेबल को अगर को क्या कहते हैं वो टेक्नोलॉजी का, हाँ, को फायरिंग टेक्नोलॉजी में यूज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो सकते हैं एयर पोल्यूशन में, खासकर जो आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सराउंडिंग रीजन्स है वहाँ पर। एंड देख लो आप, एस्टिमेटेड 30 to 40 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ पैडी स्ट्रो जो अनयूटिलाइज रह जाती है ना, अनयूटिलाइज रह जाती है, एंड इनको जला दी जाती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और आप समझ सकते हैं इसके पोटेंशियल क्या है। ये इसके इतने पोटेंशियल है कि अप्रोक्स आपका 6000 से 8000 मेगावाट एंड 45,000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता रखता है बाय को फायरिंग इट अलोंग विद कोल इन द एग्जिस्टिंग कोल फायर प्लांट। ये आपको डाटा याद रखनी मेन सेंसर राइटिंग के लिए, इसे आप अलग से यूज कर लो, है ना। क्योंकि जब भी आपका थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में कुछ सजेशन पूछे जाएंगे तो आप याद रखना कंक्लूजन के रूप में भी लिख सकते हो कि किस प्रकार से को फायरिंग बायोमास जो है वो मदद कर सकती है आपको पॉल्यूशन को कम करने में, है ना। ये बातें हैं। एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCAP लाया भी था एज ए लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड। और जरूर याद रखना है NCAP की जब हम बात करते हैं तो टाइम बाउंड है, यानी कि एक सर्टेन पीरियड तक हमें ये आपका रिडक्शन करने होंगे इमिशंस को, बट लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये भी याद रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCAP को लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड एंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजी के रूप में लेकर आया था, सो दैट एयर पोल्यूशन की समस्या है अक्रॉस द कंट्री, नॉट ओनली द दिल्ली NCR रीजन, अक्रॉस द कंट्री उसे डील की जा सके इन कम्प्रिहेंसिव मैनर। और टारगेट क्या रखा गया था, और टारगेट अच्छे से याद रखना, एलिमिनेशन करने के लिए। वैसे तो UPSC आपको ऑप्शंस गलत ही देती है, जनरली 90% से ऊपर ऑप्शन अगर जिसमें डाटा फैक्ट होगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड डाटा फैक्ट, ये आपका जो हिस्ट्री से रिलेटेड डाटा फैक्ट में आपका सही हो सकता है, बिकॉज वो हिस्ट्री है उसमें चेंज नहीं हो सकता। लेकिन करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर से उसमें डाटा जो है वो चेंज हो सकते हैं, है ना। इसीलिए इस प्रकार से डाटा को डिजाइन किया जाता है कि ऑप्शंस आपके गलत ही हो।
सो यहाँ पर देख लो 20 से 30% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशंस बाय 2024 कीपिंग 2017 एज बेस ईयर। तो क्या बात है आपकी आई है 2017 एज बेस ईयर और बाय 2024 आपका 20 से 30% रिडक्शन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन में, ये बातें थी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय दिस कोल फायरिंग बायोमास। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए याद रख लेना। और UNFCCC यानी कि जो कन्वेंशन है इसे कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी मानता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, ये जरूर याद रखना, ये जो आपका नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास है इसका आप ऑब्जेक्टिव जरूर याद रख लेना। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पॉलिटिकल क्राइसिस इन नेपाल। और जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस इन नेपाल, सबसे पहली बात आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है कि नेपाल के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर कौन शेयर करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे स्मॉलेस्ट कौन शेयर करती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि कोई रिवर जो नेपाल से होकर इंडिया में आती है उसके बारे में आप जान सकते हो। और बस ये काफ़ी होगा नेपाल के ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना। तो अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल आपका अनदर पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल रहा है बिकॉज नेपाल प्रेसिडेंट्स ने, नेपाल के जो प्रेसिडेंट है इन्होंने फिर से, एक बार तो पहले ही उन्होंने डिजॉल्व कर दी थी, दोबारा फिर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिजॉल्व कर दिया है। और जब से फेडरल सिस्टम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपका इमर्ज हुआ है टू द मेन स्ट्रीम, जो माउस्ट रिवेलियन 2006 में नन ऑफ द कोलिशंस हैव रिमेन्ड स्टेबल, है ना। ये तो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, है ना। जब से आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करी गई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लाने की बात करी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं टर्मोइल देखने को मिल जाता है। अभी भी आप देख सकते हो ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती है। नॉट ओनली दैट, जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ की, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाती है। और आप यहाँ तक देख सकते हो किस प्रकार से नेपाल के प्रेसिडेंट है फिर से वो कहीं ना कहीं वो बार बार जो पॉपुलरली इलेक्टेड असेंबली है उनको डिसॉल्व कर दे रहे हैं। एंड अगर बात करें पॉलिटिकल क्राइसिस नेपाल में क्यों चल रहा है, क्या कारण है, तो पहली बात तो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहीं ना कहीं खुद वीक है, खुद फ्रेजाइल है। पहली बात तो ये, दैट्स वाई इतनी सारी दिक्कत हो रहा है। अगर इतनी आसानी से आपका वहाँ का लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो क्या इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम बनाई गई है वो वीक है ना, इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो नेपाल इनहेरेंटली वीक एंड फ्रेजाइल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल क्रायोनिज्म, पैट्रोनेज एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। एंड इसके लिए आपको भारत की एक प्रकार से तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति में हो सकता था जब भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन थैंक्स टू द इंडियन मासेस एंड द लीडर्स, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस इंडियन यूनिटी को या फिर इंडियन फेडरेशन को एक साथ बनाने में कामयाब हुए, है ना। भले ही डिफरेंस होते हैं पार्टीज के बीच, लेकिन ये सबसे बड़ी सफलता हमारे देश के लिए है। एंड हाईली एम्बिशियस एंड इंटेंसली पावर ड्रिवन पॉलिटिकल लीडरशिप विच डज नॉट वांट टू शेयर पावर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, भाई साहब पावर शेयर नहीं करना चाहते, सब कुछ का मालिक आप खुद बनना चाहते हो। जब सब कुछ का मालिक खुद बनना चाहोगे तो जाहिर सी बात है आपका क्या कहते हैं उसको, क्लींचिंग कह सकते हो या फिर यूँ कह सकते हो, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी कि दूसरे कोई को पावर दिया जाए। तो इसीलिए आपका ये भी कारण है ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है शेयर ही नहीं करना चाहते पावर को। अब शेयर ही नहीं करना चाहते तो इश्यूज तो आ जाएंगी। एंड फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, जहाँ पर नो पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट इंटरनल फैक्शंस, है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है जिसके अंदरूनी फैक्शंस हो। इनके खुद के पार्टी में कहीं ना कहीं फैक्शंस है, तभी ये डिसॉल्व करने का प्रयास किए है, अदरवाइज क्यों होता है ये डिसॉल्व, है ना। अलॉन्ग विद इंटरफेयरिंग रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर पार्टिकुलरली इमीडिएट नेबर, तो ये भी ज़्यादा कुछ इंटरफेयर करते हैं। पहले इंडिया करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। और देख लो इंडिया की जो स्टैंड रही है रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, वो इंटरनल मैटर्स ऑफ नेपाल है। इंडिया का स्टैंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है। अब जो है भारत चीख चीख कर बोलता है, साफ साफ ये क्लियर कर देता है कि जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट अभी चल रहे हैं उसमें भारत कोई भी एक्शन या फिर यूँ कह सकते हैं रिएक्शन नहीं देगा, बिकॉज इट इज़ इंटरनल मैटर्स ऑफ नेपाल। तो कहीं ना कहीं भारत अपने रिश्ते नेपाल के साथ ठीक बनाए रखना चाहते हैं। और MEA ने यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा भी है कि जो नेपाल है उनको डील करना पड़ेगा अंडर इट्स ऑन डोमेस्टिक फ्रेमवर्क एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और इंडिया ने विजिबली विथड्रॉ किया था फ्रॉम नेपाल पॉलिटिकल अफेयर। मैंने आपको बताया अभी भी, इससे पहले बताया कि पहले भले ही इंडिया जो है वो नेपाल नेपाल के मामले इंटरफेयर करता था और नेपाल कहीं ना कहीं बिग ब्रदर जो है इंडिया को कहता था बिकॉज ऑफ इट्स रोल, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल को ये पसंद नहीं आ रहा था। साथ ही साथ चाइना का जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो भारत ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके इंटरनल या पॉलिटिकल अफेयर्स में आफ्टर 2015 ब्लॉकेड, जिसने कहीं ना कहीं एंटी इंडियन बैकलैश क्रिएट कर दिया था।
एंड अल्टीमेटली आप किस पर ये फोकस करते हैं, भारत एड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं जो कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करेगा, पीपल टू पीपल रिलेशंस को एक्सपेंड करेगा। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, अब चाइना जो है वो स्थान लगा रहा है, चाइना प्रयास कर रहा है कि कैसे हम करंट क्राइसिस में इन्वॉल्व हो, और कहीं ना कहीं जब वो इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, चाइना के इन्फ्लुएंस के आधार पर अगर नेपाल में कुछ एक्शंस होता है तो इसका मतलब क्या है कि भारत के लिए चिंता की बात है ना, क्योंकि अगर चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है नेपाल को तो इसका मतलब चाइना इन्फ्लुएंस कर सकता है भारत को भी भाई नेपाल। एंड ये मेजर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक कंसर्न होगा इंडिया के लिए। एंड की इंडिया नेपाल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो देख लो 69 किलोमीटर लॉन्ग अमलेखगंज मोतिहारी ऑयल पाइपलाइन स्टैब्लिश करी गई है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है ना, किस प्रकार से हम अपने रिलेशंस को जो है वो आपका इकोनॉमिक पार्टनरशिप कह सकते हैं या फिर इकोनॉमिक रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए किए जा रहे हैं। वी हैव द 69 किलोमीटर अमलेखगंज मोतिहारी ऑयल पाइपलाइन एंड अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट एंड रेलवे प्रोजेक्ट लाइक जयनगर जनकपुर जो कि नेपाल में है टू बारदी बांस इन नेपाल, ये सब रेलवे प्रोजेक्ट है ना। जोगबानी in India to Biratnagar in Nepal and Nautana in India to Veer Hawa in Nepal and Kathmandu, Rangzol etc. And we have the integrated checkpost at major points along borders and Nepal Bharat Development Cooperation Program ये भी चल रही है। अपग्रेडेड फतेह बाल आई हॉस्पिटल, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट चल रही है। एंड इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है कहीं ना कहीं अलाउड नेपाल टू बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट इट्स पीपल एंड इंडिया आल्सो हैव सेंट अक्रॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द करंट वेव जो अभी चल रही है ना। तो ये बातें हमने डिस्कस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको आपको मॉनिटर करने पड़ेंगे, जिस प्रकार से आपने इजराइल और पैलेस्टीन के इश्यूज़ को अभी मॉनिटर किया है तो आपको ये नेपाल के भी इश्यूज मॉनिटर करने पड़ेंगे, क्योंकि नेपाल आपका एक इमीडिएट नेबर है और कहीं ना कहीं जो कंसर्न्स या डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं उससे जुड़े क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीलिम्स में तो आपका ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेंस में रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड्स राइट टू बी फॉरगेटन ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में कि आपका कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये सब कुछ बातें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं राइट टू बी फॉरगेटन की, तो ये राइट है, अधिकार है, जिसके तहत पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस, चाहे वो आप इंटरनेट हो, सर्च इंजन हो, डेटाबेस हो, वेबसाइट्स हो, ये सब वंस द पर्सनल इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन उसका कोई नेसेसरी नहीं है या फिर रिलेवेंट है। सिंपली अगर कहे फॉर एग्जांपल इस इश्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा राइट टू बी फॉरगेटन, जहाँ पर जो फेसबुक या फिर जो आपके सोशल मीडियाज हैं उन सबसे कहा गया था कि भाई साहब आप अपने पॉलिसीज में राइट टू बी फॉरगेटन पॉलिसीज लगाओ। यानी कि लेट्स से कि आपने मेरे से कुछ डाटा लिया, मेरे से कोई पर्सनल डाटा लिया, अब अल्टीमेटली वो पर्सनल डाटा लेके आपने कुछ यूज किया होगा। अब एक बार जब आपने यूज कर लिया और उसका काम खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5000 साल तक वो जो है अपने सर्वर में बना कर रखोगे। तो राइट टू फॉरगेटन का मतलब ये हुआ कि वंस द यूज ऑफ द डाटा विच हैज बीन एक्वायर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर कह सकते हो या फिर इंडिविजुअल कह सकते हो, तो उसको हटा देना है कंप्लीटली फ्रॉम द सर्वर। ये होता है राइट टू बी फॉरगेटन, है ना। सो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपका राइट टू बी फॉरगेटन, कोई बड़ी कंसेप्ट नहीं है। प्रेजेंटली इंडिया लैक्स स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग द RTBF, लेकिन वी हैव द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 और ये अभी बिल ही है, कहीं ना कहीं ये एक्ट में तब्दील नहीं हुई है। इसमें ये आपका राइट टू बी फॉरगेटन की बात कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो स्पेसिफिक राइट टू इरेज ऑफ डाटा जो आपका यूरोपियन GDPR आर्टिकल 70 में दिया गया है, कहीं ना कहीं उसमें ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया, चर्चा की गई है ना। लेकिन जिस प्रकार का टाइटनेस यूरोपियन GDPR आर्टिकल 17 में किया गया है, जितना टाइटनेस से, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये तो अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुई है ना। एंड इट आउटलाइन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इंडिविजुअल कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू बी फॉरगेटन और राइट टू इरेज, है ना। यानी कि ये जो आपका यूरोपियन GDPR का मतलब ये हुआ जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये आपका GDPR है, यूरोपियन यूनियन का कह सकते हो, है ना। तो इसी में बेसिकली राइट टू बी फॉरगेटन की बात कही गई है, जिसमें ये साफ साफ बताया गया कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जिसके तहत इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने राइट टू बी फॉरगेटन को या फिर राइट टू इरेजर को। एंड अब बात करते हैं कि आखिर जरूरत क्या है RTBF की। भाई साहब जरूरत है। पहली बात तो ये कि आपका प्राइवेसी का कंसर्न आ जाता है। आपको पता है प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है ना। फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट
21 यानी पार्ट 21 नहीं, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड इफ यू हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हाउ डेयर कि आप पर्सनल डाटा को स्टोर करोगे विदाउट द परमिशन, एंड इवन आप स्टोर करते हो, आप सफिशिएंट टाइम के लिए यूज करोगे, उसके बाद आपको डिलीट करना है, ये तो लाजमी है, होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि आपको मैंने यूज करने का अधिकार दिया है, स्टोर करने का अधिकार नहीं दिया है, वो भी सर्टेन स्पेसिफिक टाइम के लिए, बिकॉज इसका मिस यूज हो सकता है। दैट्स वाई इसको अगर हैकर्स ने हैक कर लिया तब क्या किया जाएगा, तब तो कोई जवाब नहीं रहती सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर, जिम्मेदारी भी नहीं देखने को मिलती, है ना। तो इसलिए आपको जरूरत है RTBF की, इसके तहत प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी एंड राइट टू प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सिंपल सा बात, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ऑटोनॉमी एंड राइट टू प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट इन द केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एंड प्रोटेक्टिंग वुमेन्स इंटरेस्ट ऑन द इंटरनेट, लिमिटिंग द हैरेसमेंट, थ्रेट्स एंड असॉल्ट, जिसमें आपका ओडिशा हाई कोर्ट इन शुभांशु रॉथ एट गुबई वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में बोला भी गया था, है ना, एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल रेपुटेशन। और ये सब बातें आपका कौन कौन से केसेस में निकल रही है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था ऑन रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द काउच टाइटल, यहाँ से निकल कर आया कि आपको RTBF जो है इंडिविजुअल रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ सोशल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन को भी प्रिवेंट करता है। एंड सुप्रीम कोर्ट इन द केसेस ऑफ केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज ऑब्जर्व कि ये जो आपका राइट टू बी फॉरगेटन है वो सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, हाँ सर्टेन लिमिटेशन हो सकते हैं, बट ये अधिकार इंजॉय करने की बात कही गई थी। एंड अगर हम बात करें राइट टू बी फॉरगेटन कुड नॉट बी एक्सरसाइज वेयर द इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन वाज नेसेसरी फॉर, है ना, यानी कि ये एक्सेप्शन भी याद रख सकते हो कि कहाँ पर आपका RTBF एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, यानी कि हम वहाँ क्लेम नहीं कर सकते कि भाई साहब वहाँ से आप डाटा हटा ही दो। तो कौन कौन से वो सिचुएशन हो सकते हैं, इफ एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन, तब हम बेसिकली एक्सरसाइज नहीं कर सकते RTBF के राइट को। साथ ही साथ कंप्लायंस की कोई बात हो विद द लीगल ऑब्लिगेशन, तभी हम इंजॉय नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क कैरिड आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड अचीविंग पर्पसेस इन द पब्लिक इंटरेस्ट, एंड फिर आप देख लो साइंटिफिक और हिस्टोरिकल रिसर्च पर्पसेस और स्टैटिकल पर्पसेस, एंड उसके बाद देख लो द एस्टेब्लिशमेंट एक्सरसाइज और डिफेंस ऑफ द लीगल क्लेम्स, ये सब कुछ बातें हो गई, है ना, ये सब सिंपल ऐसी बातें हैं, आप देख सकते हो। एंड ये हमने डिस्कस किया वाई देयर इज ए नीड ऑफ इट। एंड प्रीलिम्स के लिए ऐसा आपको ये याद रखना है कि राइट टू बी फॉरगेटन का सिंपल सा क्या मतलब होता है। राइट टू बी फॉरगेटन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई साहब अगर कोई भी कंपनी, कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी आपके डाटा को यूज करती है तो अल्टीमेटली वो डाटा जब तक यूज होंगी तब तक के लिए ही यूज होंगी, बाकी उनको पूरा जिम्मेदारी है कि वो डाटा को एलिमिनेट कर दे, हटा दे फ्रॉम देयर सर्वर। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 ये इफेक्ट में आ गया है, और इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था, है ना। तो ये जो रूल है ऑल्सो, या फिर यूँ कह सकते हो ऑलरेडी 25 फेब को नोटिफाई कर दी गई थी, और उनको बेसिकली 3 मंथ का टाइम दिया गया था कि भाई साहब मैंने आपको ये रूल्स दिए हैं और इस रूल्स के आधार पर आप अपने सिस्टम में चेंज करो, कंप्लाई करो इस रूल्स के अनुसार। तो ये जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम करी गई थी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर जो उनको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंफर्म करी गई है अंडर सेक्शन 87(2) ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इन सेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस रूल 2011। तो इस पावर के तहत बेसिकली आपका ये रूल्स फ्रेम किया गया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से फैक्टर्स है जो नेसेसिटेट करता है फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू रूल्स को। तो देख लो, इंक्रीजिंग द इंस्टेंसेस ऑफ मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय क्रिमिनल्स, एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स, है ना, इसने कहीं ना कहीं नए चैलेंजेस लेकर आए हैं फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। साथ ही साथ परसिस्टेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, उसको भी टेकल करने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो आजकल के समय में कितनी तेजी से इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा स्पीड और क्वांटिटी में आपका मिस इन्फॉर्मेशन फैलता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें कर रही है। कोविड वैक्सीनेशन ले लो या फिर कोविड रिलेटेड बीमारी ले लो, इन सब के कारण जो मिस इन्फॉर्मेशन निकल रही है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं पॉपुलेशन को या पीपल्स को। तो कहीं ना कहीं इसे डील करना ही है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो गए, एक तो मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया जो क्रिमिनल्स करते हैं, एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट करते हैं, है ना, वो बढ़ते जा रहे थे जिसके कारण ये डिसीजन लिया गया। एंड ऑल्सो परसिस्टेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, इट इज वन ऑफ द अदर फैक्टर। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको ही पता होगा सेल्फ रेगुलेशन के प्रोविजन थे, यानी कि जो आपके सोशल मीडियाज थे इनको सेल्फ रेगुलेशन के प्रोविजन थे कि भाई साहब आप अपने अंदर इंटरनल मैकेनिज्म डेवलप करो सो दैट आप जो है ऐसे इवेंट्स को मेंटेन कर सको, करेक्ट कर सको। लेकिन आपको ही पता है मौका जब दिया जाता है तो उसे आज़ादी का रूप मान लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फेल्यूर हो गई सेल्फ रेगुलेट करने में, है ना, डिस्पाइट इंटरनल मैकेनिज्म टू टैकल इलीगल एंड इनकॉर्पोरेट इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। तो इसी कारण भी लाया गया। तो अगर हम बात करें कंसर्न्स क्या क्या एसोसिएटेड हो सकती है,
तो कंसर्न्स ये है कि ये जो है ब्रेक्स द प्रॉमिस ऑफ इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज। कैसे? क्योंकि अगर फेक न्यूज है तो आपको झांकना पड़ेगा ना कि भाई साहब कहाँ से निकल कर आई है, किसने भेजा है, और जब आप मैसेज पढ़ोगे तो इसका मतलब काहे का इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन है ना, टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एज द केस में भी। लेकिन बात तो वही है कि इसके लिए आपका इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। एंड कन्फ्लिक्ट विद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नॉर्म्स जो मेड की गई है आईटी एक्ट में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए मैसेज दैट ओरिजिनेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मैसेज जो आउटसाइड इंडिया क्रिएट हुए होंगे, किसी दूसरे ने इंडिविजुअल ने क्रिएट किया होगा, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने की बात करी जा रही है। लेकिन कैसे? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हो जाएगा ना, तो कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। पोटेंशियल फॉर मिस यूज ऑफ वेरिफिकेशन डाटा, इसका भी मिस यूज हो सकता है इन एब्सेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ। एंड लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया मेक्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द न्यू रूल। ये सब बातें हमने देखी। अगर हम बात करें 3 पार्ट्स ऑफ रूल्स की, तो ये आपको पता है, ये जो रूल्स है इसको 3 भागों में बांटा गया था। पार्ट 1 जो डील करता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द रूल। पार्ट 2 की बात करें तो डील्स विद रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, एंड इसको एडमिनिस्टर करी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड पार्ट 3 की बात करें तो ये आपका कोड ऑफ एथिक्स देता है एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड इन रिलेशन टू डिजिटल मीडिया एंड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म। एंड ये एडमिनिस्टर करी जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, INB। तो ऑल्सो न्यूज़ की बात करें तो देख लो केस सेव्ड रिकवरी। केस सेव्ड रिकवरी की बात करें तो केस सेव्ड रिकवरी का नाम से ही पता चल रहा है। केस सेव्ड रिकवरी आपने वी सेव्ड रिकवरी समझा होगा। वी सेव्ड रिकवरी में क्या होता है कि पीरियड ऑफ रिसेशन होता है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ अटेन करने के लिए ग्रोथ हाई होने लगती है ना। तो वी सेव्ड आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू सेव्ड पढ़ा होगा। डब्ल्यू सेव्ड में क्या होता है? रिसेशन, उसके बाद आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपका डब्ल्यू सेव्ड हो गया। वी सेव्ड में क्या है? एक बार रिसेशन, उसके बाद आपका सक्सेशन, यानी कि आपका जो है ग्रोथ। लेकिन केस सेव्ड में क्या होता है? इसमें इस प्रकार की रिकवरी में ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। केस से, बी से, डब्ल्यू से, ये सब इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड है। केस से रिकवरी में बेसिकली व्हेन डिफरेंट सेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी रिकवर एट अ स्टार्कली डिफरेंट रेट्स, है ना। वेरियस सेक्टर्स होते हैं, आपको पता है इकोनॉमी है, उसके वेरियस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज, एग्रीकल्चर है, एज वेल एज इसके सब सेक्टर्स भी है। तो जब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी डिफरेंट रेट पर आपके रिकवर होते हैं, नॉट एट द सेम रेट एंड कॉन्स्टेंट रेट, एंड जो सर्टेन इंडस्ट्रीज है, इंडिविजुअल्स है, वो आपका रिसेशन से बाहर आता है ना, एंड अदर्स स्टैग्नेट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? केस सेव्ड रिकवरी हो रही है। यानी कि सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स एक तो रिसेशन से बाहर निकलेंगे, लेकिन जो बचे कुछ हैं वो आपके बाहर नहीं, और ज़्यादा उनका डेटोरिएशन होगा, है ना। तभी तो मतलब निकलेगी ना, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट। तो मतलब यही है ना, दैट्स वाई कुछ सेक्टर्स आपका रिसेशन करेंगे, कुछ सेक्टर्स आपका रिसेशन से बाहर निकलेंगे। एंड इंडिया की जो रियल सेक्टर स्टेट है, यानी कि रियल स्टेट सेक्टर सीज केस सेव्ड रिकवरी, जबकि जो रेसिडेंशियल सेगमेंट है वहाँ पर आपका हेल्दी ग्रोथ, द ऑफिस सेगमेंट रिमेन द लैक लस्टर। ये बातें हो गई है ना। तो रियल सेक्टर की अगर हम सब डिवीजन की बात करें तो रियल सेक्टर में तो केस सेव्ड रिकवरी हुई है। केस सेव्ड रिकवरी मैंने आपको बताया, कुछ जो है रिसेशन में आएंगे, कुछ जो है रिसेशन के बाहर जाएंगे। तो रेसिडेंशियल सेगमेंट जो है उसने तो हेल्दी ग्रोथ देखा, लेकिन ऑफिस सेगमेंट जो है वो आपका लैक लस्टर, यानी कि कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है, वो अभी भी डाउनफॉल में है। एंड केस सेव्ड रिकवरी ऑल्सो ऑब्जर्व इन जॉब मार्केट, जैसे आपका लो स्किल्ड वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स डिस्प्रोपोर्शनेटली, जबकि जॉब लॉसेस वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होती है फॉर ऑफिशियल वर्कर्स जो फाइनेंशियल या फिर सर्विसेज सेक्टर में काम करती है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, बानी ग्रासलैंड रिजर्व। ये न्यूज़ में क्यों आई है? न्यूज़ में क्यों भी आई हो, बट आपको पता ही होना चाहिए कि जो बानी ग्रासलैंड रिजर्व है वो आपका गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। और गुजरात कौन कौन से नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेट्स या नेशन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर हम बात करें बानी रीजन, जहाँ पर आपको ये बानी ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, वो आपका अल्टीमेटली इमर्जिंग रीजन है। इमर्ज कहाँ से हुआ? सी से हुआ। अब सी से कैसे इमर्ज हुआ होगा? आपको पता है, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गुजरात का कोस्ट है ना, ये 2-3 तरीके से इमर्ज हो सकती है। पहले हो सकता है ये समुद्र के अंदर हो, लेट्स से कि ये आपका बानी रीजन है, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका बानी रीजन है, और अल्टीमेटली बहुत पहले की बात है, लेट्स से कि ये आपका समुद्र के अंदर था। अब लेट्स से कि यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है। टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी कि जो प्लेट्स है वो आपका ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज जो है आपका हिमालय काफ़ी नज़दीक है, और हिमालय आपका पता है इंडियन प्लेट इज ऑल्सो टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट। तो अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस के कारण ये जो आपका अंडर द सी वाला जो आपका एरिया है वो आपका ऊपर आ जाता है ना, हाइट इंक्रीज हो जाएंगी, तो एरिया जो है
सब सरफेस से सी सरफेस से ऊपर हो जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो आपका एरिया है वो इमर्ज हो सकता है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि आपका जो सी लेवल है वो ही रिसीड कर जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सी लेवल यहाँ पर था, ये डूबा हुआ था, और अल्टीमेटली ग्लेशिएशन पीरियड आ जाए तो सी लेवल रिसीड होकर यहाँ पर आ सकती है ना, तो ये आपका एरिया जो है वो इमर्ज हो जाएगा। तो ये आपका इमर्जिंग कोस्ट लाइन के दो एग्जाम्पल, दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। सो ये आपका कौन से तरीके से हुआ है, बानी रीजन, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हमने बताया, यानी कि इंटरनल फोर्सेस के कारण। एंड अल्टीमेटली इसको सॉइल्स प्राप्त है फ्रॉम द रिवर जो आपका भुज मेनलैंड से आती है, विच मेड द लैंड ऑफ बानी रिचर टू जनरेट डाइवर्स ग्रास स्पीसीज। एंड मालधारी ट्राइब जो है वो आपका बानी ग्रासलैंड रिजर्व्स एरिया में लाई करता है फॉर द पास्ट 1000 ईयर्स। एंड मालधारी कम्युनिटी की बात करें, आपको पता होना चाहिए मालधारी ट्राइब या मालधारी कम्युनिटी कहाँ पर, गुजरात में। गुजरात में भी स्पेसिफिकली कहाँ पर, बानी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया। एंड ये आपका ट्राइब है हर्ट्समैन का गुजरात में। एंड दे लिव इन सेटलमेंट कॉल्ड नेस्ट एंड मेक देयर लिविंग बाय सेलिंग मिल्क फ्रॉम द वाटर बेफेलो। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, मेकेदातु डैम। ये न्यूज़ में रहा था, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये मेकेदातु डैम की बात करें तो न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एनजीटी एक्ट, इसने कमेटी बनाई थी जो इन्वेस्टिगेट करेंगी इनटू द एलीज्ड वायलेशन नॉर्म्स जो कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल रही है ऑफ ए रिजर्वेयर अक्रॉस द कावेरी रिवर एट मेकेदातु इन कर्नाटका, है ना। तो इससे पहले तमिलनाडु ने अपोज भी किया था प्रपोजल को, आर्ग्यूइंग कि ये वायलेट करता है फाइनल अवार्ड या फिर जो डिसीजन जो कावेरी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल ने दिए थे। तो दो इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, इसलिए आपका न्यूज़ में है। और कंटेंशन की क्या इश्यू है, तो पहली बात तो ये इश्यू है कि कर्नाटका जो है मेकेदातु डैम बनाने का प्रयास कर रहा है जो रिजर्वेयर कम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट दोनों को फुलफिल करेगा एट 5,912 करोड़ रुपीज अक्रॉस द कावेरी, है ना। तो कहाँ पर ये बनाए जाएंगे मेकेदातु कावेरी, कहाँ, कर्नाटका। मेकेदातु ये आपका 110 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलुरु से लोकेटेड है, यानी कि 110 किलोमीटर दूर फ्रॉम बेंगलुरु। एंड ये एड्रेस कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ अर्बन बेंगलुरु एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामनगर। And Tamil Nadu Assembly adopted an unanimous resolution in 2015 urging the center to stop Karnataka from going ahead with its plan। ये सब बातें है ना। So let's move to the next article, WHO बायोहब इनिशिएटिव। तो WHO प्लस स्विट्जरलैंड इन्होंने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिंपली एग्रीमेंट कर सकते हो, इसे लॉन्च किया है टू लॉन्च ए बायोहब फैसिलिटी जिसके तहत रैपिड शेयरिंग करी जाएंगी पैथोजेंस को बिटवीन द लेबोरेटरीज एंड पार्टनर्स सो दैट सेफ स्ट्रॉन्ग बेटर एनालिसिस हो सके, सीक्वेंसिंग हो सके, एज वेल एज प्रिपेयर्डनेस हो सके अगेंस्ट द पैरासाइट्स या पैथोजन। प्रेजेंटली पैथोजन जो है वो बायलेटरली शेयर करी जाती है, लेकिन इस इनिशिएटिव के तहत वो आपको मल्टीलेटरली जो है वो शेयर करी जा सकती है ना। इनिशिएटिव विल इनेबल मेंबर स्टेट वो बायोलॉजिकल मटेरियल शेयर कर सकते हैं विथ एंड वाया द बायोहब अंडर प्री एग्रीड कंडीशंस, जिसमें बायोसेफ्टी के नॉर्म्स हो सकते हैं, बायोसिक्योरिटी एंड अदर एप्लीकेबल रेगुलेशन। एंड जो मूव है वुड फर्दर कंट्रीब्यूट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज सिस्टम फॉर नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 एंड अदर इमर्जिंग पैथोजन। एंड नेक्स्ट वी हैव द वेशक बुद्ध पूर्णिमा। ये तो न्यूज आपने सुना भी होगा, काफी इंपॉर्टेंट डे है वेशक बुद्ध पूर्णिमा। और जब हम बात करते हैं वेशक बुद्ध पूर्णिमा की, तो ये ट्रिपल ब्लेस्ड डे माना जाता है बिकॉज तथगट, और तथगट आपको पता होगा गौतम बुद्ध के ही नाम है ना। एज तथगट गौतम बुद्धा बर्थ, तो एक तो आपका गौतम बुद्धा का बर्थ है ये दिन वेशक बुद्ध पूर्णिमा, दूसरा गौतम बुद्धा ने इसी दिन इनलाइटमेंट भी अटेंड करी थी, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसी दिन गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ भी अटेंड किया था। एंड लॉर्ड बुद्ध बोर्न हुए थे प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा के रूप में ऑन द पूर्णिमा तिथि फुल मून डे 563 BC में लुम्बिनी गार्डन जो कि आपका मॉडर्न डे नेपाल में। एंड अल्टीमेटली इन्होंने इनलाइटमेंट रिसीव किया अंडर ए बोधि ट्री एट बोध गया। एंड इन्होंने फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया एंड लाटर हिज टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल बुद्धिज्म के रूप में अवतरित हुए, और ये तो आप जानते ही होंगे। सो हमने ये डिस्कशन किया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।